हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सभी का HMWB अकेडमी पर। मैं हूं आपका दोस्त हिंदी मीडियम वाला बंदा और हम बात कर रहे हैं डीएसए के बारे में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आप डीएसए सीख रहे हो तो आपको एल्गोरिथम कितना टाइम ले रहा है, कितना स्पेस ले रहा है, ये जानना बेहद जरूरी है। अब ये मैं ऐसे नहीं बात कर रहा हूँ कि विंडोज पे कितना टाइम ले रहा है, मैकबुक पे कितना टाइम ले रहा है, फिर लिनक्स पे कितना टाइम ले रहा है। हम बात करेंगे एक जनरल कॉन्सेप्ट की, जिसके लिए कुछ नोटेशंस यूज किए जाते हैं, वो देखेंगे एंड समझने की कोशिश करेंगे कि एल्गोरिथम इनपुट साइज वाइज कितना टाइम ले रहा है। तो लेट्स से आपने किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दो एल्गोरिथम लिखे, तो हम यहाँ पे जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो हम डिस्कस करने वाले हैं उसके बेसिस पे डिसाइड करेंगे कौन सी एल्गोरिथम अच्छा परफॉर्म करेगी, कौन सी एल्गोरिथम कम टाइम में रिस्पॉन्स देगी, कौन सी एल्गोरिथम ज्यादा टाइम में रिस्पॉन्स देगी। अब देखिए, टाइम की बात करें तो जितना टाइम कम हो उतना हमारे लिए बेहतर है, जितना स्पेस कम ऑक्यूपाई करे उतना हमारे लिए बेहतर है। तो ऑप्टिमाइजेशन ऑफ कोड जब बोला जाता है तो यहाँ पे इसका सीधा सीधा मतलब है कि टाइम को रिड्यूस करो, इधर स्पेस को रिड्यूस करो या फिर दोनों को ही रिड्यूस करो। ऐसे बात करते रहेंगे तो डिस्कशन चलता रहेगा। चलिए प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को। सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज द अमाउंट ऑफ टाइम टेकन बाय एन एल्गोरिथम इन टर्म्स ऑफ इनपुट साइज। अगर वैसे हम बात करें तो आप देखोगे, लेट्स से हमारे पास कोई एल्गोरिथम है जो हमने लिखी, इसी सेम एल्गोरिथम को अगर हम विंडोज पे रन करा रहे हैं या फिर हम मैक पे रन करा रहे हैं या फिर लिनक्स पे रन करा रहे हैं, तो सब में जो एक्चुअल टाइम आएगा इस एल्गोरिथम का वो डिफरेंट आएगा। अब यार अगर सब में डिफरेंट आएगा तो कैसे हम एनालाइज करेंगे कि कौन सा कितना टाइम ले रहा है, किस टर्म में ले रहा है। ठीक है, हो सकता है ये आप कोड फोर्सेस पे रन कराओ। ठीक है, ये कोड फोर्सेस एक प्लेटफॉर्म है, लीड कोड प्लेटफॉर्म है जिसपे हमने क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हैं, जीएफजी है, ठीक है, और कोड शेफ है। लाइक मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे लोग कोड सबमिट करते हैं। कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामर भी कोड सबमिट करते हैं या फिर इंटरव्यू की बात करें प्रिपरेशन में वो भी करते हैं। तो यार इन सारे प्लेटफॉर्म पे अगर आप सेम लॉजिक को रन कराओगे तो हर प्लेटफॉर्म अलग अलग टाइम देगा, क्योंकि ये अलग अलग सर्वर पे है या फिर अलग अलग मशीन्स पे काम कर रहा है। तो अगर हम बात करेंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की तो यार ऐसे तो डिफाइन करना बड़ा ही मुश्किल है। तो यार जो हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को डिफाइन करने वाले हैं वो इस टर्म में तो कतई नहीं करने वाले हैं। ये होगा हमारा इंडिपेंडेंट ऑफ मशीन एंड इट्स कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, मशीन कोई भी हो ये उससे इंडिपेंडेंट होगा जब भी हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करेंगे। तो आखिर ये करेगा क्या? तो यहाँ पे मैंने एक लीनियर सर्च का एल्गोरिथम लिखा हुआ है। ठीक है, इसको समझने की कोशिश करते हैं ये करता क्या है। अब हमारे पास कोई सीक्वेंस ऑफ एरे है, लेट्स से 2 4 9 8 10। अब मुझे यहाँ से सर्च करना है 4 को। ठीक है, आई एम सर्चिंग 4 इन दिस एरे कि है या नहीं है। तो उसके लिए एल्गोरिथम यहाँ पे लिखी गई हुई है। एक एक करके हर एक इंडेक्स पे जाएंगे और चेक करेंगे कि इस इंडेक्स पे जो वैल्यू हमारे टारगेट के इक्वल है या नहीं। ठीक है, 2 पे जाएंगे चेक करेंगे, 4 पे जाएंगे चेक करेंगे, 9 पे जाएंगे चेक करेंगे, जहां ही मिल जाता है रिटर्न करेंगे, अदरवाइज रिटर्न -1। तो अगर हम इसको अलग अलग प्लेटफॉर्म पर रन करें तो होगा ये अलग अलग टाइम आएगा। तो ये जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ये डायरेक्ट रिलेशन शो करता है हमारे इनपुट साइज पे। तो इनपुट साइज पे यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे जो इनपुट साइज है वो 5 है। ठीक है, 5 एलिमेंट है जिनमें सर्च करना है। मे बी कल को ये इनपुट साइज बढ़ के 100 हो जाए, ठीक है, या फिर ये इनपुट साइज बढ़ के कल को 10,000 हो जाए, या फिर 1 मिलियन हो जाए, या फिर 1 बिलियन हो जाए। तो ये जो डेटा सेट है, जो एरे है, वो कुछ भी हो सकता है। हमारा जो एल्गोरिथम डिजाइन किया गया है, ये एल्गोरिथम कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि एरे का साइज कितना भी हो ये काम करेगा। बट अगर टाइम की बात करें तो n = 5 के लिए जो एक्चुअल टाइम लगेगा वो कम लगेगा, 100 के लिए उससे ज्यादा लगेगा, 10,000 के लिए उससे ज्यादा लगेगा, 1 मिलियन और 1 बिलियन के उससे भी ज्यादा टाइम लगेगा। तो यार ऐसे तो किसी भी एल्गोरिथम का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो डिफाइन नहीं कर सकते। तो तरीका क्या है? तो अब सीखते हैं कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालते कैसे हैं। ठीक है, ये हमारा इनपुट साइज पे डिपेंडेंट होगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें एरे है तो इसका जो इनपुट साइज मान लेते हैं n है। अब n के टर्म में मुझे डिफाइन करना होगा कि अगर n इतना होगा तो टाइम इतना लगेगा। बट उसके लिए हमें कुछ चीजें समझने की जरूरत है। तो यहाँ पे स्टेप्स हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो ये हमारा एक टाइम फंक्शन है। ठीक है, एल्गोरिथम की मदद से हम निकालेंगे इसको। तो टाइम एक्चुअली होता है जितने भी स्टेप्स लिखे होते हैं उनको एग्जीक्यूट करने में कितना टाइम लगता है। तो अभी तो हमें फिक्स टाइम तो पता नहीं है। तो जैसे यहाँ पे वेरिएबल असाइनमेंट हो गया, ठीक है, कहीं भी वेरिएबल असाइनमेंट हो गया ये कांस्टेंट टाइम मिलेगा। एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन भी कांस्टेंट टाइम। कंडीशनल इस्तेमाल किया है यानी कि लूप में कुछ कंडीशन दी है, इफ एल्स में कोई कंडीशन दी है तो वो कांस्टेंट टाइम लेता है। ब्रेक की बात करें, कंटिन्यू एंड रिटर्न स्टेटमेंट, ये सब हमारे कांस्टेंट टाइम लेते हैं। ठीक है, ये इररेस्पेक्टिव ऑफ इनपुट साइज काम करते हैं कि n कितना भी बड़ा हो ये जो ऑपरेशन हो रहा है ये कांस्टेंट टाइम लेगा। अगर ये 2 मिली सेकेंड्स ले रहा है तो ये n की साइज कितनी भी हो ये 2 मिली सेकेंड्स ही लेगा ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने में। अगर आप इस स्टेटमेंट को 10 बार एग्जीक्यूट कर रहे हो तो 2 × 10।
बट वो सिंगल टाइम एग्जीक्यूट होने के लिए 2 मिली सेकेंड्स ही लेगा। ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया कॉन्स्टेंट टाइम बताने के लिए। एंड आफ्टर ऑल वी हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑपरेशंस यूज्ड इन द एल्गोरिथम। कैसे कितने ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं एन पे डिपेंड होके वो हमें कैलकुलेट करना है, दैट इज द टाइम फंक्शन। और उसी टाइम फंक्शन की मदद से हम क्या करेंगे, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिफाइन करेंगे बिग ओ नोटेशन में। अब वापस आते हैं अपने एग्जाम्पल पे और यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। तो ये देखो, ये हमारा कंडीशनल्स है और रिटर्न स्टेटमेंट है। तो ये हमारा क्या लेगा, कांस्टेंट टाइम, लेट्स से C1 टाइम ले लिया। ये रिटर्न स्टेटमेंट है, ये हमारा C2 टाइम ले लिया। ठीक है, अज्यूम करते हैं कि कांस्टेंट टाइम कुछ भी ले रहा है। ठीक है, तो अभी हमारा ये कंप्लीट एल्गोरिथम कितना टाइम लेगा, अभी हमने जो बेसिक कांस्टेंट टाइम वाले थे वो डिफाइन कर लिए। ठीक है, तो टाइम की बात करें अगर हम, तो इसके लिए हमें फंक्शन लिखना होगा। तो हमारा लूप है फॉर इंडेक्स इन रेंज लेंथ ऑफ ARR। अब ये लेंथ ही हमारा क्या है, n है। तो ये लूप कितनी बार चलेगा ये डिपेंड करता है हमारे n पे। n ज्यादा बड़ा होगा तो लूप उतनी बार चलेगा, n छोटा होगा तो लूप कम बार ही चलेगा। तो यहाँ पे अगर हमारा एक बार ये लूप चलता है तो ये जो अंदर वाले स्टेटमेंट है ये हमारा C1 टाइम लेता है। ठीक है, 2 बारी चलेगा कितना टाइम लेगा, 2C1। 3 बारी चलेगा 3C1, 4 टाइम्स 4C1। अब हमें ये नहीं पता कि कितनी बार चलेगा क्योंकि ये वेरिएबल है, n पे डिपेंड करेगा। तो अगर n टाइम्स चलता है तो हमारा कितना टाइम लेगा, nC1। तो ये जो फॉर लूप वाला स्टेटमेंट है ये कितना टाइम ले रहा है, nC1 प्लस ये जो रिटर्न स्टेटमेंट है ये C2 टाइम ले रहा है। ठीक है, तो हमारा जो फंक्शन बन के आया कि अगर हमें पता चल जाए ये कांस्टेंट टाइम कितना है और ये कांस्टेंट टाइम कितना है तो हम एग्जैक्ट टाइमिंग बता सकते हैं। बट हमें एग्जैक्ट टाइमिंग तो कैलकुलेट करनी नहीं है, हमें बस एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी जाननी है कि क्या है। यहाँ से हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है इसको बिग ओ नोटेशन में रिप्रेजेंट करना है। अब बिग ओ नोटेशन क्या है आगे बात करेंगे, पर इसके लिए हम करते हैं जितने भी कांस्टेंट टर्म है उसको हटा देते हैं। यहाँ पे अगर हम कांस्टेंट टर्म हटाते हैं तो f ऑफ n विल बी n और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बिग ओ नोटेशन से। ये हमारा बिग ओ है। ठीक है, और इसके बाद फंक्शन के अंदर जो भी बचता है हम वो लिख देंगे। तो यानी कि जो हमारा लीनियर सर्च है ये कितना टाइम ले रहा है, बिग ओ ऑफ n टाइम ले रहा है। ऐसे ही हमारे पास मल्टीपल एल्गोरिथम्स हैं, आगे चल के हम सॉर्टिंग पढ़ेंगे, बाइनरी सर्च पढ़ेंगे, डीपी ग्राफ सारी चीजें पढ़ेंगे। तो हर एक एल्गोरिथम को बताने के बाद हम वहां पे टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जरूर डिस्कस कर रहे होंगे, क्योंकि एक वीडियो में सारी चीजें कवर कर पाना मुश्किल है। क्योंकि हम डीएसए सीख रहे हैं तो आगे चल के हम हर एक एल्गोरिथम पे अप्लाई करेंगे ये टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। अब देखिए, सबसे जरूरी चीज है कि टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितने हो रहे हैं ये आपको पता होना चाहिए। अगर हम इसी चीज को ग्राफ में ड्रॉ करके देखें तो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज दिखने वाली है। अब अगर आपको ग्राफ के बारे में अवेयरनेस नहीं है तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे ट्राई करेंगे कि सब कुछ एंड टू एंड आपको सिखाई जाए। तो यहाँ पे एक है एक्स एक्सिस और ये हमारा है वाई एक्सिस। अब एक्स एक्सिस में अगर हम बात करें तो एक्स एक्सिस में हम रखने वाले हैं अपने इनपुट साइज को। क्या रखने वाले हैं, इनपुट साइज जो कि n होगा। ओके, और यहाँ पे होगा हमारा टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस। ठीक है, इसको मैं ऑप्स बोल रहा हूँ कि कितने ऑपरेशन परफॉर्म होंगे। और जो हमने C1 और C2 माने थे, C1 एंड C2, तो ये हमारा क्या होगा, इसको मान लेते हैं 1। ठीक है, तो हमारा जो फंक्शन बनेगा, फंक्शन की बात करें तो f ऑफ n विल बी n प्लस 1। ठीक है, C1 भी 1 हो गया, C2 भी 1 हो गया। और यही टाइम हमें, अब यही फंक्शन हमें क्या करना है, ड्रॉ करना है, जो कि हमें बताएगा कि ये ग्राफ कैसा है, लीनियर है, एक्सपोनेंशियल है, ठीक है, कि फ्लैट है कि क्या है। तो यहाँ पे अगर हम n की वैल्यू 1 लेते हैं तो हमारा फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, f ऑफ n विल बी 2। ठीक है, तो n की वैल्यू यहाँ ले लेते हैं 1, n की वैल्यू 2 के लिए हमारा ये कुछ आएगा। तो हमारा जो पॉइंट बनेगा यानी कि ये वाली वैल्यू यहाँ पे है। अगर हम n की वैल्यू ले लेते हैं लेट्स से 100, तो f ऑफ n क्या होगा, ये हमारा होगा 101। तो यहाँ पे हम अज्यूम कर लेते हैं ये है 100 और ये हमारा 101। ठीक है, तो पॉइंट हमारा कहाँ पे ड्रॉ होगा, पॉइंट हमारा ये दोनों ही जहां मिल रहे होंगे वहां पे ड्रॉ हो रहा होगा। तो ये हमारा कुछ ऐसा है। n की वैल्यू लेट्स से हम ले लेते हैं 1000, तो f ऑफ n विल भी हमारा कितना होगा 1001। तो इसको भी अगर हम ड्रॉ करना चाहें तो ये 1000, इसको ले लेते हैं हम 1001। तो ये भी हमारा पॉइंट कहीं यहाँ पे आएगा। तो इसका भी अगर देखोगे तो ये भी ग्राफ इस तरीके से बन रहा है। तो यानी कि कोई भी नंबर अगर हम लेते हैं, ठीक है, इनपुट साइज में, जो हमारा नंबर ऑफ ऑपरेशन है वो उससे एक ज्यादा ही होगा। अगर हम इसको ड्रॉ करते हैं तो हमें देखने को मिलेगा ये एक लीनियर फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, लीनियर फंक्शन है। अब अगर फंक्शन ग्राफ के बारे में आपको नहीं पता है तो थोड़ी बहुत नॉलेज आपको लेनी पड़ेगी।
बट कोई बात नहीं, अगर बहुत डिटेल में नहीं जाना है तो आगे चल के हम थोड़ा बहुत डिस्कशन कर लेंगे कि कौन सा फंक्शन ज्यादा एफिशिएंट होता है, कौन सा फंक्शन लेस एफिशिएंट होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ रही है, हमारा जो टी ऑफ एन आ रहा है ये हमारा बिग O ऑफ एन, लीनियर टाइम आ रहा है। ठीक है, लीनियर टाइम आ रहा है क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, वो भी इंक्रीजिंग, हो सकता है इंक्रीजिंग हो या फिर फ्लैट लाइन हो सकता है। देखो फ्लैट लाइन उस केस में आएगा जब हमारा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो कांस्टेंट आएगा, एन पे डिपेंड ही ना करे, एन कुछ भी दे लो आप, हमारा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगा वो कांस्टेंट टाइम में आएगा। एंड एक और चीज आप लोगों के साथ डिस्कस करनी है, जैसे आपके पास कोई फंक्शन बनता है कुछ इस तरीके से 4n³ प्लस 3n² प्लस 2n प्लस 1, इस तरीके का आपको फंक्शन बनता है, तो आपको बिग O नोटेशन में कैसे रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, तो बिग O नोटेशन पे रिप्रेजेंट करने के लिए पहला स्टेप ये है कि जितने भी कांस्टेंट है उनको रिमूव करो। तो कांस्टेंट यहाँ पे अगर हम बात करें कौन कौन से हैं, तो कांस्टेंट हमारे हैं 1 है, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड है, n को नहीं रिमूव कर रहे हैं, जितने भी कांस्टेंट है उनको रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, तो कांस्टेंट रिमूव करने के बाद हमारा फंक्शन क्या बनेगा, n³ प्लस n² प्लस n प्लस 1। अब यहाँ पे जो भी हायर ऑर्डर फंक्शन होगा, यानी कि जो भी बड़ा होगा उसको कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे n³ जो है वो बहुत ही बड़ा है, अगर आपको यकीन नहीं होता आप इनकी n की वैल्यू कोई वैल्यू रख लो। ठीक है, लेट्स से n की वैल्यू 10 रखते हैं, तो हमारा n³ आएगा 1000, n² आएगा 100, n आएगा 10, और ये कांस्टेंट, ओके ये कांस्टेंट लिखने की रिक्वायरमेंट ही नहीं थी क्योंकि हमने तो रिमूव कर दिया था। तो ये हमारा आ गया 10। तीनों में बड़ा कौन सा है, अगर आप देखोगे 1000 बड़ा है, 100 छोटा है, 10 उससे भी छोटा है, तो हम बड़े वाले को कंसीडर करेंगे। एंड जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो बिग O ऑफ n³ आएगी। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या सोच के लिखा, आई डोंट अंडरस्टैंड। तो जो भी हमारे फंक्शन में बहुत तेजी से ग्रो करेगा उसी को कंसिडर करेंगे, बाकी को हम कंसिडर नहीं करेंगे। अब देखिए कौन सा ग्रो बहुत फास्ट करता है कौन सा नहीं करता है, इसके लिए आगे है, तो चलिए पहले वही समझ लेते हैं, उसके बाद बिग O नोटेशन पे वापस आएंगे कि बिग O नोटेशन क्या है और इसके साथ साथ कौन कौन से नोटेशन इस्तेमाल होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ कॉमन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, इसी ग्राफ में आपको देखने को मिल जाएगा कि कौन ज्यादा तेजी से ग्रो करता है। तो जो भी ज्यादा तेजी से ग्रो करेगा तो हम उसी को अज्यूम करेंगे कि यही हमारा ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देगा। तो इनिशियली अगर हम बात करें तो पहले हमारा जो कांस्टेंट टाइम आता है ये सबसे ज्यादा बेस्ट होता है एल्गोरिथम। ठीक है, कोई भी इनपुट दो अब ये डायरेक्टली आपको कांस्टेंट टाइम में रिजल्ट देगा, तो ये सबसे बेस्ट कॉम्प्लेक्सिटी होती है टाइम के टर्म में, स्पेस के टर्म में भी होती है। अब इसमें ऐसा है क्या, अब देखिए कांस्टेंट टाइम में इनपुट पे डिपेंड ही नहीं करता, आप इनपुट 1 बिलियन दे दो 1 ट्रिलियन दे दो, अगर कांस्टेंट टाइम में चीजें हो रही हैं तो इनपुट साइज पे कोई भी डिपेंडेंसी नहीं है। फिर ये होता है हमारा सेकंड बेस्ट ऑर्डर ऑफ लॉग एन टाइम। फिर आता है हमारा लीनियर टाइम, जो भी हमने देखा लीनियर सर्च के केस में, तो ये हमारा आता है लीनियर सर्च के केस में, और जो बाइनरी सर्च के केस में आता है ये हमारा लॉग एन टाइम आता है। तो आगे चल के इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, बस थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ कि ये बाइनरी सर्च में आता है, ये लीनियर सर्च में आता है, ये हमारे सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स में आते हैं। अब जो इनका ग्रोथ है वो देखना। ठीक है, अब यहाँ पे किसी भी एक पर्टिकुलर इनपुट के लिए हम बात करते हैं ना, तो ये हमारा जो है इनपुट ग्रोथ है, तो n की वैल्यू लेट्स से यहाँ पे 10 ले लिया। ठीक है, तो 10 के लिए देखो ये कांस्टेंट टाइम लग रहा है, जो n इक्वल्स टू 1000 के लिए लग रहा था वही n इक्वल्स टू 10 के लिए भी लग रहा है, तो ये तो हमारा कांस्टेंट टाइम है। लॉग एन टाइम की बात करें तो लॉग एन टाइम हमारा क्या है, थोड़ा सा ज्यादा है, इससे ऊपर जा रहा है मतलब ज्यादा है, ये हमारा टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है। फिर अगर कोई एल्गोरिथम है जो और लीनियर टाइम ले रहा है, ठीक है, जिसकी कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n में आ रही है, तो थोड़ा ज्यादा टाइम लेगा, n log n वाला थोड़ा और ज्यादा टाइम लेगा, और ये n टू द पावर c वाला ये आगे जाके कहीं मिलेगा तो बहुत ज्यादा टाइम लेगा। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये वाला जो ऑर्डर है, ठीक है, ये हमारा ग्रोथ रिप्रेजेंट करता है। जैसे जैसे हमारा एल्गोरिथम इन ऊपर वाली कैटेगरीज में लाई करेगा, इसका मतलब है ये एल्गोरिथम बहुत ही ज्यादा टाइम लेने वाला है, तो हम अवॉइड करते हैं, हम कोशिश करते हैं जितना रिड्यूस कर सकें। यानी कि अगर कोई एल्गोरिथम है जो फैक्टोरियल ऑफ n टाइम ले रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसको रिड्यूस करके इधर लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे फैक्टोरियल ऑफ n सबसे ज्यादा टाइम लेता है। फिर है हमारा c टू द पावर n, अब इसमें भी कई हो सकते हैं, जैसे 2 टू द पावर n है, 3 टू द पावर n है, 4 टू द पावर n है, 5 टू द पावर n है, तो इसमें कौन ज्यादा टाइम लेगा, ऑब्वियस सी बात है जिसका बेस ज्यादा नंबर भी ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे एक जनरल कॉन्सेप्ट है c टू द पावर n किया हुआ है, बट आपको अगर इस तरीके से अलग अलग केसेस मिलते हैं एल्गोरिथम में, तो सबसे बेस्ट कौन सा होगा, सबसे बेस्ट होगा हमारा 2 टू द पावर n, सबसे वर्स्ट कौन सा होगा, जो आखिरी में होगा। ठीक है, इसी तरीके से हमारा ये काम करता है। तो ऑर्डर ऑफ n टू द पावर c की वैल्यू यहाँ पे होगी ग्रेटर देन, क्योंकि 1 करोगे तो ये हमारा यहाँ पे लाई करेगा। तो यहाँ पे कौन कौन से हो सकते हैं, ऑर्डर ऑफ n² हो सकता है, ऑर्डर ऑफ n³ हो सकता है, ऑर्डर ऑफ n टू द पावर 4 हो सकता है, n टू द पावर 5। तो इन सब में कौन सा कंसिडर करेंगे बेस्ट केस के लिए, ये होगा।
एंड वर्स्ट केस के लिए हमारा लास्ट होगा। तो हम ट्राई करेंगे कि जितनी भी चीजें ऑप्टिमाइज कर सकते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के टर्म में वो हम रिड्यूस करके नीचे ही लाएंगे। तो ये हमारे कुछ कॉमन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, ये उनका ऑर्डर है। अगर कोई एल्गोरिथम है जो हमने बिग ऑफ एन स्क्वायर में सॉल्व करी हुई है, ठीक है, तो उसको रिड्यूस करके किस में लाना है, या तो एन लॉग एन में लाओ तब ऑप्टिमाइज होगा, या तो लीनियर टाइम में ला सकते हो और ज्यादा बढ़िया है। अगर लॉग एन में ला सकते हो और बढ़िया है, अगर कांस्टेंट में कर देते हो तो पूछो ही मत, बढ़िया ही बढ़िया है। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान रखनी है जब हम अपनी एल्गोरिथम को ऑप्टिमाइज करेंगे। तो यहाँ पे हम पहले समझने की कोशिश करते हैं कि बिग ओ नोटेशन क्या है। अब ये बिग ओ नोटेशन क्या रिप्रेजेंट करता है, तो ये भी टाइम टेकन ही है, टाइम टेकन बाय एल्गो इन वर्स्ट केस। तो अगर हम यहाँ पे बात करें लीनियर सर्च की, तो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से 2 4 8 9 20 एंड 50। ठीक है, ये हमारा एरे है और इसमें हमने टारगेट वैल्यू जो सर्च करनी है वो है 2, और दूसरी टारगेट वैल्यू जो ले लेते हैं, लेट्स से टारगेट 2, ये हमारा है 50। अब इसमें डिस्कस करते हैं कि बिग ओ नोटेशन है क्या। अब देखिए, आपका जो एल्गोरिथम डिजाइन किया गया है वो कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि यहां से स्टार्ट करो, जैसे ही मिल जाता है रिटर्न कर दो। तो अगर हम 2 को सर्च कर रहे हैं इस एरे में, तो इस एरे में अगर आप 2 को सर्च कर रहे हो तो पहले ही केस में मिल जाएगा। तो पहले ही केस में मिल जाएगा, तो ये लूप कितनी बार चलेगा, एट मोस्ट 1 टाइम। तो अगर ये एट मोस्ट 1 टाइम लग रहा है, तो यहां से तो हम डिफाइन कर सकते हैं टाइम क्या है, भाई एक ही ऑपरेशन तो हो रहा है इसमें, तो बिग ऑफ एन कर देंगे। बट बिग ऑफ 1 इज नॉट द एग्जैक्ट सोल्यूशन। क्यों? क्योंकि हमें जो एल्गोरिथम डिफाइन करना है उसका वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालना होता है कि अगर हम सबसे आखिरी वाला सर्च करने की कोशिश करें, तो इस लॉजिक के हिसाब से अगर आखिरी एलिमेंट तक जाते हो तो आपको एन एलिमेंट तक ट्रैवर्स करना पड़ेगा। तो इस केस में जो टाइम लगने वाला है, ठीक है, दूसरे वाले में, पहले वाले में हमारा क्या लग रहा था, कांस्टेंट टाइम, दूसरे वाले में बिग ऑफ एन टाइम लग रहा है। तो जो वर्स्ट केस नोटेशन है इसी को बोलते हैं बिग ओ नोटेशन। और ये जो बेस्ट केस नोटेशन है कि हर बार आपको बेस्ट केस मिलेगा, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम थीटा से। ठीक है, वर्स्ट केस के लिए क्या है, बिग ओ नोटेशन है, और ये हमारा है बेस्ट केस जिसको हम बोलते हैं थीटा से रिप्रेजेंट। और इसी के अलावा एक होता है हमारा एवरेज केस। एवरेज केस को हम रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से। ओमेगा ऑफ एन दिया है, इसका मतलब है जो एवरेज केस है वो ओमेगा ऑफ एन टाइम लिख रहा है। देखिए, ज्यादातर जो हम यूज करते हैं वर्स्ट केस ही कहते हैं, क्योंकि हम कोई भी एल्गोरिथम ऐसे डिजाइन नहीं करना चाहते जिसके लिए बेस्ट केस या एवरेज केस ही लागू हो। हम कोई भी एल्गोरिथम डिजाइन करते हैं तो हम ये उम्मीद लगा के डिजाइन करते हैं कि ये सबसे खराब कंडीशन में कैसा काम करेगा। अगर वहां पे बढ़िया काम कर रहा है, इसका मतलब है एवरेज और बेस्ट केस में तो काम करेगा ही करेगा। तो इन दोनों के बारे में अगर आप चाहो तो इंटरनेट पर सर्च करके देख सकते हो कि थीटा रिप्रेजेंटेशन और ओमेगा रिप्रेजेंटेशन क्या है। बट हम आने वाली वीडियोस में सिर्फ और सिर्फ बिग ओ नोटेशन पे बात करेंगे। आने वाले वीडियोस में हम बात करते रहेंगे कि कैसे इन सारे एल्गोरिथम को ये डिफाइन करता है और बनाता है। सिमिलर केस आता है हमारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में। स्पेस में भी हम जैसे टाइम निकाल रहे थे वैसे ही स्पेस में भी निकालेंगे। बट यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो मेमोरी होती है 2 तरीके की होती है। एक तो हमारा इनपुट होता है, ठीक है, लेट्स से अभी तक हमने क्या लिया था, एक एरे लिया था। तो ये एरे क्या है, ये प्रॉब्लम में गिवन है, बिना एरे के तो काम ही नहीं कर सकते। तो इसको कंसिडर नहीं करना है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में। ठीक है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में इसको कवर नहीं करना है। करना किसको है, जो हमारा दूसरा होगा ऑक्सिलरी स्पेस। अब ऑक्सिलरी स्पेस में क्या है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमें एक नई एरे इस्तेमाल करनी पड़ जाती है। तो यहाँ पे मैं एक प्रॉब्लम दे रहा हूं आपको, ठीक है, इसको जाके सॉल्व करिएगा। 2 4 6 8 10। तो यहाँ पे करना क्या है, आपको एक नई एरे रिटर्न करनी है। अब ये एरे क्या कंटेन करेगा, नंबर का स्क्वायर रिटर्न करेगा। 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 36, 64 एंड 100। आपको ये नई एरे रिटर्न करानी है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको देखने को क्या मिलेगा, आपको एक नई एरे बनानी पड़ेगी रिटर्न कराने के लिए, क्योंकि ओरिजिनल एरे में कोई छेड़खानी नहीं करनी है। तो नई एरे बनाओ, उसको रिटर्न करो। तो यहाँ पे जो ऑक्सिलरी स्पेस है, अगर हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो यहाँ पे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारा बिग ऑफ एन होगा। जितना इनपुट साइज होगा उतनी ही हमको मेमोरी एलोकेट करनी पड़ेगी। और दूसरा होता है हमारा कांस्टेंट टाइम। जैसे हम कोई वेरिएबल इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके लिए हमारा जो टाइम होता है ये कांस्टेंट टाइम लेता है, क्योंकि वेरिएबल इंडिपेंडेंट ऑफ इनपुट साइज होगा। इस तरीके से अगर हम बात करेंगे स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की तो बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। अब आने वाली वीडियोस में हम सबको कंबाइन करके पढ़ेंगे। क्या क्या कंबाइन करेंगे, पहली चीज कि प्रॉब्लम को समझना है, अप्रोच डिसाइड करना है, ब्रूट फोर्स हो सकता है, ऑप्टिमाइज हो सकता है। एक बार में ऑप्टिमाइज मिल जाता है, कभी कभी नहीं मिलता है। इसके बाद ऑप्टिमाइज करेंगे, तीसरा स्टेप,
चौथे स्टेप में टाइम को भी ध्यान में रखेंगे कि ऑप्टिमाइज है तो कैसे है, क्योंकि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ही बताएगा कि प्रॉब्लम ऑप्टिमाइज है या नहीं है। अगर हम टाइम को रिड्यूस कर रहे हैं इसका मतलब है कि वो वाला ऑप्टिमाइज नहीं था, ये ऑप्टिमाइज है। सिमिलर काइंड ऑफ केस आता है स्पेस के साथ, बट हमारा मेन फोकस होगा टाइम को ऑप्टिमाइज करने का। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ ये सीरीज जरूर शेयर कर दें, और साथ में सीखेंगे तो एक दूसरे के साथ जो डिस्कशन होता है उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अब देखिए, ये सारी चीजें समझाने से पहले मैं भी बहुत स्टडी करता हूँ, सारे केस एक बार ट्राई रन करके देखता हूँ कि कहाँ मिस्टेक हो सकती है, ताकि आपको समझाने में कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, मुझे आता है वो बात अलग है, समझाना अलग बात है। तो अगर आप समझा पा रहे हो तो आपको दो बेनिफिट होंगे। एक तो जो थॉट्स की क्लैरिटी है बहुत ज्यादा सिंपल हो जाएगी, प्रॉब्लम्स को देखोगे आपको हर एक स्टेप एकदम क्लियर विजुअलाइज होगा। और दूसरी चीज ये है कि जब आप इंटरव्यू दोगे ना, तो ये सारी चीजें आपको समझाने में हेजिटेशन फील नहीं होगा। तो अगर आप ग्रुप स्टडी कर पा रहे हो, इस स्पेसिफिकली बात करूंगा डीएसए की, तो वेल एंड गुड। नहीं कर पा रहे हो तो भाई सिंगल करो, मजबूरी है तो क्या करेंगे। बट अगर दोस्तों के साथ ये प्रॉब्लम डिस्कस करोगे ना, तो कुछ ना कुछ नए आइडिया जरूर निकलेंगे। हो सकता है वो कुछ ऐसे अप्रोच बता दे जो आपने सोचे ही ना हो, तो इन फ्यूचर के लिए आपने वो कॉन्सेप्ट सीख लिया, आगे अप्लाई करोगे। तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, लाइक और कमेंट मेरे लिए कर देना, क्योंकि अब बहुत एफर्ट लगता है, तो इतना तो बनता है। मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग। नमस्कार।